बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल है। किरचॉफ सेकंड रूल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी कुछ बेसिक्स में आपको समझाऊंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आ जाता है। अभी आज आप लोगों को किरचॉफ सेकंड रूल का पार्ट 1 पढ़ाएंगे, जिसमें किरचॉफ सेकंड रूल को प्रूव करने और उसको अप्लाई करने के मेथड्स आपको कन्वे किए जाएंगे। कुछ डेफिनेशन भी बताई जाएंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। फिर पार्ट सेकंड में आपको किरचॉफ सेकंड रूल पढ़ाया जाएगा, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आज आपको किरचॉफ सेकंड रूल की कुछ बेसिक्स में बताता हूँ। सबसे पहले तो किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसको केवीएल भी कहते हैं, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। आप लोग किरचॉफ सेकंड रूल की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखें ज़रा। स्टेटमेंट ये है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस, या पोटेंशियल चेंजेस भी कह सकते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस और पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। कि किसी भी क्लोज सर्किट या लूप में तमाम वोल्टेज चेंजेस या पोटेंशियल चेंजेस का जो सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है, इज इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाता है। ये स्टेटमेंट है किरचॉफ सेकंड रूल के बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको मिल जाएगी। ग्रीन बेल्ट में भी आगे लिखी हुई है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस या पोटेंशियल चेंजेस भी कह लेते हैं इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। कि किसी क्लोज सर्किट या लूप में तमाम वोल्टेज चेंजेस या पोटेंशियल चेंजेस का जो सम होता है वो ज़ीरो हो जाता है। बच्चों, अब मैं सबसे पहले तो एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको ये बताऊं कि ये वाकई ऐसा है कि तमाम पोटेंशियल चेंजेस का समेशन ज़ीरो होता है। देखो, अगर हमारा एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक सेल और बल्ब हमने लगा रखा है। जो सेल है ये काम ये करता है कि चार्जेस को लो से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाता है, यानी पोटेंशियल रेज करता है। पोटेंशियल रेज करता है, यानी चार्जेस को लो से हाई पोटेंशियल पे लेके जाता है। जब वही चार्जेस बल्ब में से गुजरते हैं तो वो हाई से लो हो जाते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी हाई से लो की तरफ आते हैं तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पोटेंशियल रेज होता है। जितना यहाँ पर रेज होता है उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अगर जितना रेज है उतना ही ड्रॉप है तो पोटेंशियल रेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप, तमाम पोटेंशियल चेंजेस का समेशन कितना होगा? ज़ीरो। क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ रेज किया गया उतना ही यहाँ ड्रॉप हो जाता है। तो जितना रेज किया गया अगर उतना ही ड्रॉप होगा तो दोनों पोटेंशियल चेंजेस का समेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि जितना रेज उतना ड्रॉप अगर आप दोनों ऐड करेंगे तो सम तो ज़ीरो ही आएगा। बच्चों, एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करने का एक तरीका है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस करता है। सेल जो होते हैं ना, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। ये पिछले टॉपिक्स में आपको बताया गया है। मतलब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल रहे हैं, और सेल इलेक्ट्रिकल को फिर जो है वो लाइट एनर्जी। यहाँ सेल अगर इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, यानी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, तो जो बल्ब होगा वो इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा, यानी इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में बदल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितनी नॉन एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में जाती है, यहाँ पर आगे वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से नॉन इलेक्ट्रिकल में चली जाती है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो यहाँ यही हो रहा है कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रिकल फिर नॉन इलेक्ट्रिकल में बदल जाती है। लेकिन जितनी नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में जाती है उतनी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में जाती है, तो तमाम एनर्जी चेंजेस का समेशन भी ज़ीरो ही होगा। सो बच्चों, आप लोगों को ये एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है, और अब हम लोग इसको अप्लाई करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए कुछ मेथड समझते हैं। तो अभी तक आप लोगों को मैंने ये बता दिया है कि किरचॉफ सेकंड रूल जो है इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। स्टेटमेंट आपको इसकी बता दी है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस या पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। कि किसी भी क्लोज सर्किट या लूप में तमाम वोल्टेज चेंजेस या पोटेंशियल चेंजेस का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल से बताया, एक सेल और एक बल्ब लगा के, कि सेल का काम पोटेंशियल को रेज करना है, बल्ब का काम उसी पोटेंशियल को ड्रॉप कर देना है। अगर जितना रेज हो उतना ड्रॉप हो, इन तमाम पोटेंशियल चेंजेस का समेशन ज़ीरो होगा। और ये भी बताया गया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती। यहाँ यही होता है, यहाँ नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में जाती है और फिर ये इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है।
तो जितनी नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में जाएगी उतनी इलेक्ट्रिकल भी नॉन इलेक्ट्रिकल में चली जाएगी, तो तमाम एनर्जी चेंजेस का समेशन भी ज़ीरो होगा। लेकिन बच्चों इसको मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पेज नंबर 49 पे आ जाएं। पेज नंबर 49 पे आपको ये हेडिंग नज़र आएगी, प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम, कि सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। बच्चों अगर आप लोगों ने किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करना हो तो उसके लिए तो ख़ास तौर पर ये जो अब आपको स्टेप्स बताएंगे ये ज़रूरी हैं, लेकिन प्रूव करने से पहले भी आपको इन स्टेप्स का पता होना ज़रूरी है। प्रूव करने में भी ये स्टेप्स हमारी मदद करेंगे कि सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, वो हमें किरचॉफ सेकंड रूल को प्रूव करने में भी मदद करेंगे। इसलिए मैं अभी आपको किरचॉफ सेकंड रूल प्रूव नहीं करवा रहा, बल्कि पेज 49 पे स्टेटमेंट के बाद आप पेज नंबर 49 पे आए। पहले ज़रा ये प्रोसीजर डिस्कस करते हैं कि सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। बच्चों देखो उसमें पेज नंबर 49 पे जो स्टेप्स आपको दिए गए हैं, सबसे पहले अगर आपको किरचॉफ सेकंड रूल को प्रूव करना हो या अप्लाई करना हो ना, तो अप्लाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए ड्रा लेबल्ड सर्किट डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों एक लेबल्ड सर्किट डायग्राम ड्रा कर लें, यानी आपके पास एक सर्किट डायग्राम होनी चाहिए। वो सर्किट डायग्राम सारी लेबल होनी चाहिए। जिस तरह ये ईएमएफ है आपकी सेल की, यहाँ रजिस्टर है, ये पॉइंट्स जो हैं इनको ए बी सी डी वगैरह का नाम दे दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक लेबल्ड सर्किट डायग्राम होनी चाहिए, बेशक इसको प्रूव करना है या अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे चूज द लूप, उनमें लूप यानी क्लोज पाथ सेलेक्ट करें। दूसरे नंबर पे आपने उसमें एक क्लोज पाथ यानी लूप सेलेक्ट किया करना है। पहले लेबल्ड सर्किट डायग्राम बना लें, दूसरे नंबर पे लूप सेलेक्ट करें। इन सच अ वे ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन अ सिलेक्टेड लूप, यानी लूप मतलब उस सर्किट के अंदर आपने क्लोज पाथ लेने। इसमें तो है ही एक क्लोज पाथ ना, कई ऐसे सर्किट होंगे उनमें कई क्लोज पाथ हमारे पास अवेलेबल होंगे, हर क्लोज पाथ एक लूप कहलाएगा। तो आपने लूप सेलेक्ट करने हैं इन सच अ वे, लेकिन ऐसे लूप सेलेक्ट करने की ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन अ सिलेक्टेड लूप, कि हर रेजिस्टेंस को उस सिलेक्टेड लूप में एट लीस्ट वंस जरूर शामिल करना होता है। मतलब आप किसी भी रेजिस्टेंस को, उस लूप में मौजूद किसी रेजिस्टेंस को ड्रॉप नहीं कर सकते, कम अज कम एक ही दफ़ा उनको शामिल करना होता है। तो पहले क्या हो गया, ड्रा लेबल्ड सर्किट डायग्राम। दूसरे नंबर पे किरचॉफ सेकंड रूल को प्रूव करने के लिए या अप्लाई करने के लिए पहले लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनाओ। दूसरे नंबर पे लूप सेलेक्ट करें, लेकिन सिलेक्शन ऑफ लूप ऐसी होनी चाहिए कि ईच रेजिस्टेंस शुड बी इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन अ लूप, कि हर रेजिस्टेंस को कम अज कम लूप में एक दफ़ा ज़रूर शामिल करें। यानी किसी भी रेजिस्टेंस को कम अज कम एक ही दफ़ा हमें शामिल करना है, एक से ज़्यादा दफ़ा हम शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है तीसरा स्टेप जो है अज्यूम करंट। करंट अज्यूम करें ईच लूप, हर लूप के अंदर आपको करंट अज्यूम करना है। ऑल लूप करंट शुड बी ऑफ सेम सेंस, तमाम लूप करंट को सेम सेंस का होना चाहिए। बच्चों हर लूप में करंट लेना है। करंट आपके दो ही किस्म के हो सकते हैं, तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं होता, या तो करंट लूप्स के अंदर क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, बेशक जो मर्जी ले लें, एंटी क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें करंट, लेकिन सारे एक जैसे लेने, या तो सारे एंटी क्लॉकवाइज कर लेने या सारे क्लॉकवाइज करने। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, अज्यूम करंट। करंट एज्यूम करें, और करंट एज्यूम करते वक्त, हर लूप का करंट एज्यूम करते वक्त ये ख्याल रखना है कि ऑल लूप करंट शुड बी ऑफ सेम सेंस, तमाम लूप करंट को सेम सेंस का रखना है। बच्चों अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ, ये जो स्टेप है ना बच्चों, ये आपके लिए मैंने खुद से ऐड किया है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये आपको एनालिसिस में आसानी जो है वो पैदा करके देगा कि डिस्क्राइब द पोलैरिटी ऑफ ईच रेजिस्टेंस, कि हर रेजिस्टेंस की पोलैरिटी डिस्क्राइब करो। देखो आमतौर पर हम लोग जो है सेल का तो पॉजिटिव नेगेटिव समझते ही हैं कि सेल का पॉजिटिव जो बड़े वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है और छोटे वाला नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी ये हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल, लेकिन रेजिस्टेंस का हाई लो नहीं पता चलता। तो जब आपने करंट एज्यूम किया करना है ना, तो आपने ये खुद से, ये लिखने में नहीं आएगा लेकिन आपने ज़रूर जहन में रखना है कि जब करंट एज्यूम करें तो रजिस्टर की पोलैरिटी बता दें। जहाँ से करंट आपका इंटर हो रहा होना वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जहाँ से करंट एग्जिट करेगा वो नेगेटिव होगा। अगर फर्ज करो करंट इधर से उधर की तरफ जाएगा तो इधर से इंटर हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और इधर से एग्जिट करेगा तो ये नेगेटिव होगा। मतलब जिधर से करंट आएगा वो पॉजिटिव होगा, जिधर से एग्जिट कर जाएगा वो नेगेटिव होगा। ये पोलैरिटी आपने रजिस्टर की ज़रूर बतानी है, क्योंकि सेल का पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता चल जाता है, सोर्स जो है ना हमारा पावर सोर्स उसका पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है, लेकिन रजिस्टर का नहीं पता चलता। तो रजिस्टर की पोलैरिटी बता दो करंट अज्यूम करते ही, कि जहाँ से करंट एंटर हो वो पॉजिटिव, जहाँ से एग्जिट करे वो नेगेटिव। अगर इधर से करंट आता तो ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, तो अपना करंट अज्यूम करते ये काम कर लें।
तो ये तीसरा स्टेप था आपका कि अज्यूम द करंट एज्यूम करें बट लूप्स के अंदर, बट ऑल लूप करंट शुड बी ऑफ सेम सेंस, लेकिन तमाम लूप करंट को सेम सेंस के होना चाहिए, यानी या तो सारे क्लॉकवाइज हो जाएं या सारे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएं। लेकिन हमने खुद से एक काम ये करना है कि जब करंट एज्यूम करने तो रजिस्टर की पोलैरिटी बतानी, यानी जहां से रजिस्टर में करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव और जहां से एग्जिट करेगा वो नेगेटिव होगा। चौथा काम हमने ये करना है, राइट द लूप इक्वेशन फॉर ईच लूप, के हर लूप के लिए लूप इक्वेशन जरूर लिखें, हर लूप के लिए लूप इक्वेशन लिखना शुरू करें। लेकिन लूप इक्वेशन लिखते वक्त ना आपको वोल्टेज चेंजेस कैलकुलेट करना पड़ेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये बात याद रखिएगा, जब हमने लॉ ड्राइव करना है ना तो हमने एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट करनी है। जब हमने लॉ ड्राइव करना है ना, प्रूव करना है, ड्राइव करना है, तो फिर हमें एनर्जी चेंजेस चाहिए, लेकिन अप्लाई करते वक्त वोल्टेज चेंजेस चाहिए। बाकी स्टेप सेम ही हैं, यानी अप्लाई करना हो या प्रूव करना हो, स्टेप तो सारे यही हैं। लेकिन ड्राइव करते वक्त सिर्फ एक स्टेप का फर्क है कि जब आपने ड्राइव करना है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनता है, तो ड्राइव करते वक्त एनर्जी चेंजेस चाहिए होंगी, लेकिन वो कन्वर्ट वोल्टेज चेंजेस में ही हो जाएंगी। बहरहाल वोल्टेज चेंज हो या एनर्जी चेंज हो, ड्राइव करते वक्त तो वैसे एनर्जी चेंज ही चाहिए, अप्लाई करते वक्त जो है वोल्टेज चेंज चाहिए। लेकिन बच्चों जो भी वोल्टेज हो या एनर्जी चेंज हो, उनको कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है। अब आपने लूप इक्वेशंस लिखनी है। कैसे लिखनी लूप इक्वेशन? लूप इक्वेशन इस तरह से लिखनी है कि जब हम लूप इक्वेशन किसी भी लूप में से गो थ्रू करेंगे, इफ वो ट्रेवर्स थ्रू अ सोर्स ऑफ करंट, कि अगर हम किसी सेल या बैटरी या सोर्स ऑफ करंट से गुजरते हैं फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। बच्चों आप लोग लूप इक्वेशन लिखते हुए किसी भी सोर्स ऑफ करंट यानी सेल या बैटरी से गुजरते हैं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा, अगर एनर्जी चेंज है तो वो भी नेगेटिव होगा। बच्चों जब भी हम हाई से लो में जाते हैं ना, हाई से लो में, तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी लूज होगी, एनर्जी ज़ाया हो गई, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो जब भी कोई सेल हो या रजिस्टर, दोनों में ही ऐसा होगा, हाई से लो पोटेंशियल में जाओगे ना, रजिस्टर के हाई लो आपने पहले करंट के मुताबिक बता दी होंगी, तो याद रखना बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाते हर चीज़ एनर्जी ज़ाया करती है। जिस तरह हमारे पास एक ईंट है छत पे रखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी है, ज़मीन पे गिरा देंगे पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब भी कोई चीज़ हाई से लो में आती है एनर्जी लूज करती है। तो सेल हो या रजिस्टर हो, इफ वी गो थ्रू या ट्रेवर्स थ्रू अ सेल और रजिस्टर के, अगर हम किसी सेल या रजिस्टर से गुजरते हैं फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे ना, तो उसके पोटेंशियल चेंज या एनर्जी चेंज, वोल्टेज चेंज, पोटेंशियल चेंज या एनर्जी चेंज उनके क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। लेकिन इफ वो ट्रेवर्स थ्रू अ सेल और रजिस्टर, लेकिन अगर आप किसी भी सेल या रजिस्टर में से लो से हाई की तरफ जाते हैं, यानी कमी से इजाफे की तरफ, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाओगे ना, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, फिर तो एनर्जी गेन होती है, लो से हाई की तरफ जाते हुए तो एनर्जी हासिल ही होती है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो फिर पोटेंशियल चेंजेस या एनर्जी चेंजेस पॉजिटिव होंगी। और फाइनली हम लोगों ने सॉल्व दीज इक्वेशन फॉर अननोन क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटीज के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देने, मतलब ये जो लूप इक्वेशन बनी होगी उनको हम सॉल्व करेंगे, तो फिर जो भी करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज वगैरह आपने फाइंड आउट करने हैं वो कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जैसे मैं पहले भी बार बार कह रहा हूँ कि आपको किरचॉफ सेकंड रूल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना है, अप्लाई करना हो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, या प्रूव करना हो, अप्लाई करना हो या प्रूव करना हो, दोनों सूरतों में ये 5 स्टेप जरूर पता होने चाहिए कि सबसे पहले लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनानी है, सेकंड स्टेप पे हमने लूप अज्यूम करने हैं, लेकिन लूप ऐसे होनी चाहिए कि हर लूप में एक रेजिस्टेंस को कम अज कम एक ही दफ़ा शामिल करना है। तीसरे नंबर पे हमने करंट अज्यूम करने हैं, करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं, और लेकिन करंट अज्यूम करते हमने पोलैरिटी बताया करनी है। फिर हम लूप इक्वेशन लिखा करेंगे। लूप इक्वेशन लिखते वक्त अगर तो हम प्रूव कर रहे हैं तो एनर्जी चेंजेस चाहिए होगी, और एनर्जी चेंजेस में अगर किसी की भी एनर्जी निकालनी है सेल या रजिस्टर की, हाई से लो की तरफ है तो उनके एनर्जी चेंज नेगेटिव होंगे, लो से हाई है तो एनर्जी चेंज पॉजिटिव होंगे, और उन इक्वेशंस को सॉल्व कर देना। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये तो आपको मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, इसलिए पेज 49 पे सबसे पहले तो मैंने आपको प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स बता दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह से हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लूप का, और कुछ भी वर्ड जो है प्रूव करते हुए बच्चों इस्तेमाल होंगे। उन तमाम वर्ड्स को, उनकी टर्मिनोलॉजी को पहले आप समझ लें। ये डेफिनेशन आप लोग की बुक में नहीं होगी, आप लोगों ने इसी लेक्चर में साथ साथ जो है ना वो नोट कर लेनी। देखो सबसे पहले ना एक तो वर्ड सर्किट खासा इस्तेमाल होता है। तो सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है? अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट ईदर फ्लोज और इंटेंडेड टू फ्लो।
कि ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ, कि ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और इंटेंडेड टू फ्लो या फ्लो करने की कोशिश करता है। देखो सर्किट जो होता है ना ये क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है या करने की कोशिश करता है, क्योंकि हैवी रेजिस्टेंस और सम अदर रीजंस हो सकता है करंट फ्लो ना कर पा रहा हो। तो अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ, ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो, या तो इलेक्ट्रिक करंट उनमें फ्लो करना शुरू कर दे और इंटेंडेड टू फ्लो या फ्लो करने की कोशिश कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड सर्किट, उसको हम सर्किट कहते हैं। तो क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिनमें करंट फ्लो करता है या इंटेंडेड टू फ्लो या फ्लो करने की कोशिश होती है, उनको हम क्या कहेंगे, सर्किट। तो पहली डेफिनेशन आपने ये लिख लेनी है इसी टॉपिक की साइड में, कि आपको सर्किट का अंदाजा हो कि सर्किट क्या होता है, कि अगर कभी आपसे वाइवा में पूछ लें या वैसे आपसे पूछा जाए कि सर्किट क्या है, तो आप बता सकें कि क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो और इंटेंडेड टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड सर्किट। दूसरे नंबर पे बच्चों वर्ड नोड आप अक्सर ही सुनते रहेंगे। नोड इज अ जंक्शन इन अ सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ये नोड्स होते हैं जहां दो या दो से ज्यादा सर्किट, जिस तरह ये देखो ना, ये पॉइंट ऐसा है जहां R2 R1 R3 तीन रेजिस्टेंस इकट्ठी हो रही हैं। तो नोड इज अ जंक्शन इन अ सर्किट, नोड सर्किट में एक ऐसा जंक्शन होता है वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जिस तरह ये भी एक नोड है, यहाँ पर भी हमारे पास एक बैटरी, ये एक बैटरी है, ये दूसरी और तीसरी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये वाले, ये नोड्स होते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो नोड इज अ जंक्शन इन अ सर्किट, नोड सर्किट के अंदर एक ऐसा जंक्शन होता है वे टू, जहां दो इकट्ठे हो रहे हैं ना, एक बैटरी और दूसरा रेजिस्टेंस R1, वे टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। कि नोड एक ऐसा जंक्शन होता है सर्किट के अंदर वे टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जिसमें दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स इकट्ठे कनेक्ट होते हैं। तो ये एक नोड है, इस तरह ये भी एक नोड है। तो जहां पर भी जंक्शन बन रहा है और दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम नोड कहेंगे। नोड इज अ जंक्शन इन अ सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। उसके बाद बच्चों सर्किट डेफिनेशन हो गई, नोड की डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन भी लिख लेनी है आप लोगों ने, ब्रांच, अ पार्ट ऑफ सर्किट बिटवीन दी टू नोड्स। दो नोड्स के दरमियान का हिस्सा जो होता है उसे ब्रांच कहते हैं। पार्ट ऑफ सर्किट विच लाइज बिटवीन टू नोड्स, के दो नोड्स के दरमियान का हिस्सा क्या कहलाएगा, ब्रांच। अ पार्ट ऑफ सर्किट बिटवीन टू नोड्स, कि ऐसा पार्ट ऑफ सर्किट जो दो नोड्स के दरमियान हो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। तीन डेफिनेशन आपको कन्वे की हैं बच्चों। मैंने आपको बताया कि ये टर्मिनोलॉजी अक्सर इस्तेमाल होती रहती है, तो लिहाजा ये डेफिनेशन आपने लिख भी लेनी है और याद भी कर लेनी है। सर्किट बता दिया, नोड बता दिया है, ब्रांच बता दिया है। उसके बाद लूप, लूप का वर्ड अभी हम इस्तेमाल भी कर रहे थे ना, तो लूप क्या होते हैं, ये अ क्लोज पाथ, ऐसा क्लोज पाथ इन अ सर्किट इन विच नो एलिमेंट इज इंक्लूडेड मोर देन वंस, कि एज अ क्लोज पाथ सर्किट के अंदर जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा दफा शामिल ना करें, किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा दफा शामिल ना करें, वो लूप होता है। जिस तरह ये हमारे पास एक लूप हो जाएगा, ये सेकंड लूप हो जाएगा, इसमें हर एक एलिमेंट को एक ही दफा हम शामिल करेंगे, तो ये लूप कहलाएगा। तो क्लोज पाथ इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर ऐसा क्लोज पाथ इन विच नो एलिमेंट इज इंक्लूडेड मोर देन वंस, कि ऐसा क्लोज पाथ सर्किट के अंदर जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा दफा शामिल ना करें, उसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। क्लोज पाथ इन अ सर्किट इन विच नो एलिमेंट इज इंक्लूडेड मोर देन वंस, दैट इज कॉल्ड लूप। उसके बाद बच्चों मैश है, इट इज अ लूप दैट कंटेन नो अदर लूप विद इन इट। ये भी एक लूप ही होता है, लेकिन इसके अंदर मजीद एक लूप, कोई और लूप नहीं होता। मैश, इट इज अ लूप दैट कंटेन नो अदर लूप विद इन इट, कि ये ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं है। जिस तरह बच्चों ये एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये टोटल भी एक लूप हो सकता है हमारे पास। लेकिन बच्चों ये जो टोटल लूप हम बनाएंगे ना, वो लूप तो होगा, मैश नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर से दो और लूप्स निकल सकते हैं। ये लूप भी हैं और ये मैश भी हैं। लेकिन बड़े वाला अगर आप लूप बनाते हैं, ये वाला सारा ABCFE ये वाला, तो ये लूप तो होगा लेकिन मैश नहीं होगा। मैश के अंदर और लूप्स अवेलेबल नहीं होते, मतलब ये वाले मैश भी हैं, लूप भी हैं, लेकिन जो बड़े वाला है, जो हम बड़ा लूप बना रहे हैं, वो बड़ा लूप जो होगा वो लूप तो हो सकता है लेकिन मैश नहीं हो सकता। मैश के अंदर और लूप्स अवेलेबल नहीं होते। तो इट इज अ लूप, ये कैसा लूप होता है, दैट कंटेन नो अदर लूप विद इन इट, जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होगा। सो बच्चों ये डेफिनेशन है आपके सामने जो मैंने रखी, 5 डेफिनेशन टोटल, सर्किट, नोड, ब्रांच, लूप एंड मैश। बच्चों आज जो मैंने आपको बताया ना सारा, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से
शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एमसीक्यूज के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी था सारा। अब हमें किर्चॉफ सेकंड रूल को समझने में आसानी होगी, ख़ास तौर पे जो 5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं प्रोसीजर फॉर सर्किट प्रॉब्लम्स के, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर आपको किर्चॉफ सेकंड रूल बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। किर्चॉफ सेकंड रूल तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट है, तो वो 5 स्टेप ज़रूर याद करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर को समझने में आसानी हो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।